दिस इज अभिषेक कुमार SRS। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 10। लास्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे थे, मैकेनिज्म हमने स्टार्ट कर दिया था रिएक्शन का, और हमने पहली जो मैकेनिज्म पढ़ी थी वो सिंपल रिएक्शंस क्या होती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं, या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शंस क्या होती हैं, इसके बारे में बात किया था। आज हम लोग जो दूसरा टाइप है उसका वो डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। बेसिकली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती हैं। ठीक है, तो इनकी मैकेनिज्म वगैरह, इनका ऑर्डर वगैरह, ये किस तरह की होती हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आज, और ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का मैकेनिज्म, इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे बताई जाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस मैकेनिज्म सीखनी है तो। मैं सच बता रहा हूं, अदरवाइज ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी आपकी। पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। लिखो, रिएक्शन विच कंप्लीटेड in more than one step is known as कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये बात तो हमने बता ही चुके हैं कि जो भी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है उन्हें हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन involves reaction intermediates प्लीज ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? बेसिकली जब रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में भी कुछ कंपाउंड्स बनते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है ना। और हर स्टेप को वन बाय वन डिटेल डिस्कशन को हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो ये बात भी लिख लो, डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप description of any chemical reaction is known as mechanism of reaction। तो देखो इसमें क्या बता रहा है, जब एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन होगी तो हर स्टेप का डिटेल डिस्क्रिप्शन जो हम लोग लिखते हैं या उसको देखते हैं उसको ही बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट लाइन से और लिखो, फिर और बात करते हैं। डिफरेंट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन different steps of complex reaction have different rate and slowest step is known as rate determining step, जिसको हम लोग RDS भी बोलते हैं। प्लीज ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। क्या करें, देखो अब एक रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रही है और जो हर एक स्टेप का जो रेट होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि सब एक ही, जो फर्स्ट स्टेप का वही सेकंड, अलग अलग स्टेप का अलग अलग रेट होगा, कोई धीमे होगा कोई तेज होगा, और उन स्टेप में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। मतलब मल्टीपल स्टेप रिएक्शन जो होती हैं, जो उनका स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब उसी स्टेप से हम लोग रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करते हैं जो सबसे ज्यादा स्लो होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा, अभी आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, इसको शॉर्ट में RI लिख सकते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर हाईली अनस्टेबल, आर हाईली unstable, they formed after reaction started and destroyed before the reaction gets completed। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बात जान लो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट बेसिकली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनते हैं। जितनी समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होते हैं। स्टेबल मतलब ये ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं। रिएक्शन ए से मान लो सी बना, ठीक है, बी आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट, ए से बी तुरंत थोड़ी, जैसे ही बी थोड़ी देर के लिए बनेगा तुरंत वो सी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही बता रहे हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, वो रिएक्शन स्टार्ट होती है उसके बाद बनते हैं, जैसे रिएक्शन खत्म होती है उसके खत्म होने से पहले पूरे के पूरे रिएक्शन इंटरमीडिएट खत्म हो जाते हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। तो ये थोड़ा रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बात है। तो हम अगर एक मिनट, हाँ, तो हम लिख सकते हैं सो दे कैन नॉट अपीयर, सो दे कैन नॉट अपीयर, ये बात बहुत ध्यान से रखना, से दे कैन नॉट अपीयर इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में अपीयर नहीं होते हैं। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट का कोई काम नहीं होता है। ये बात हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपके रिएक्टेंट हो सकते हैं, प्रोडक्ट हो सकते हैं, कैटलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स नहीं होते हैं। अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट बाई चांस आ रहे हैं तो उनको हमें एलिमिनेट करना पड़ता है। ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे कैसे एलिमिनेट करते हैं। ठीक है ना? तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। जैसे रिएक्शन एक है, एग्जांपल ले लो, जैसे हमारे पास जो रिएक्शन है वो बेसिकली ए आपका रिएक्टेंट है और ए से बी में बन रही है। ठीक है ना? और इसकी हमें मैकेनिज्म दी गई है। ठीक, ये मैकेनिज्म आपको पता है। क्या मैकेनिज्म पता है? ये मैकेनिज्म दी गई है कि पहले ए से सी बन रहा है, ये आपका स्टेप 1 है। ठीक है, फिर सी से आपका डी बन रहा है, दैट इज स्टेप 2, एंड देन डी से आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो बी बन रहा है, दैट इज स्टेप 3। 3 स्टेप में रिएक्शन हो रही है और जो ओवरऑल रिएक्शन आपकी कंप्लीट हुई वो क्या हुई, हमारा क्या चाहिए हमें, ए से बी। तो ये आपकी नेट रिएक्शन है, ए से बी। सी और डी आपके क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं। तो देखो, अब आपके जितने स्टेप होंगे उतने रिएक्शन इंटरमीडिएट होंगे, और जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो उतनी ट्रांजिशन स्टेट आएंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे सिंगल स्टेप में जब आप बनाते थे ग्राफ तो एक ही ट्रांजिशन स्टेट आती थी आपकी। ठीक है ना? अब इसमें आपकी मान लो 3 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, 3 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो तीनों स्टेप आपके 3 ट्रांजिशन, 3 इंटरमीडिएट, कितने इंटरमीडिएट बन रहे हैं 3 स्टेप में जब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है? यहाँ पे 2 इंटरमीडिएट है, कौन से, सी और डी। ठीक है, 3 स्टेप में है तो 3 ट्रांजिशन स्टेट भी बनेगी। जरा इसका ग्राफ बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा। ये आपका y एक्सेस पे आपके एनर्जी कोऑर्डिनेट है, ठीक है, EC,
और आपके एक्स एक्सिस पे आपके रिएक्टेंट रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, लेट आर सी। ओके, अभी देखो मान लो हमें क्या बनाना, ए से बी, ठीक है, तो ये आपका ए और बी का एनर्जी सबसे कम होगा क्योंकि ये आपके सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। और ए और बी में किसका कम ज्यादा होगा, ये डिपेंड करता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। लेकिन अब तीन ट्रांजिशन, तीन स्टेप में रिएक्शन हो गई, तो तीन ट्रांजिशन स्टेट होंगी कुछ इस तरह से। थोड़ा गंदा सा बन रहा है मेरा, लेकिन हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। अभी देखो ऐसे ही बनता था। अब देखो ये ट्रांजिशन स्टेट 1 हो गई, TS1। अब ये सब बराबर नहीं है, कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है, हम आपको ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बता रहे हैं, अभी एनर्जी एनर्जी के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं। और ये आपकी TS3। अब देखो जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। अब सबसे ज्यादा अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होती है, इनकी एनर्जी हमेशा सबसे ज्यादा हाई होती है, इनकी पीक हमेशा सबसे ऊपर होती है। ये बराबर नहीं है, ठीक है, मे बी हो भी सकती, नहीं हो सकती, ये कोई गारंटी की बात नहीं है, लेकिन ये पता है कि ट्रांजिशन स्टेट जो होती है सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। फिर इंटरमीडिएट्स आते हैं। इंटरमीडिएट, ये अगर आपका ए रिएक्टेंट है, बी आपका प्रोडक्ट है, तो ये सी और डी आपके इंटरमीडिएट हो गए, सी और डी, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से तो कम स्टेबल होंगे ना, ये तो भाई अनस्टेबल होते हैं कंपैरेटिवली अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से देखें, ठीक है ना, तो ये बनते हैं और खत्म हो जाते हैं। इसीलिए जो इनकी जो एनर्जी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपके हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से हायर होते हैं, ऊपर होते हैं। बाकी और डिटेल जब आपको एनर्जी वगैरह में पढ़ेंगे, जब हम एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ाएंगे, ठीक है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, एक्टिवेशन का एनर्जी पढ़ाएंगे, तब थोड़ा एनर्जी वगैरह का आपको आइडिया होगा। अभी सिर्फ हम आपको ग्राफ का आइडिया बता रहे हैं, ठीक है, कि जितना स्टेप होगा उतना ट्रांजिशन स्टेट होगा। और रिएक्शन इंटरमीडिएट तो आपको रिएक्शन में दिख जाएगा, अगर 3 स्टेप है तो एटलीस्ट 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेंगे, ठीक है। तो ये सब आपका, इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मल्टीपल स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, ठीक है ना। कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ठीक है, बस ये समझो, आप बिल्कुल मत समझो एनर्जी कम ज्यादा कैसे होगी, वो सब आगे आपको पता चलेगा। बस अभी हमने क्या बताया, एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन का बताया था। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितने ज्यादा स्टेप है उतनी ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक है। इंटरमीडिएट भी होंगे, जितने इंटरमीडिएट बनेंगे वो भी शामिल होते चले जाएंगे। जैसे ए से बी जाने में हमारे 2 इंटरमीडिएट बने, सी और डी, 3 स्टेप लगे, 2 इंटरमीडिएट बने। इंटरमीडिएट ये इस तरह से इंटरमीडिएट दिखा दिए, ये ट्रांजिशन स्टेट दिखा दी, तो ये आपका हो गया पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। कुछ स्टार बना के पॉइंट्स लिख लो, फिर आगे आपको और समझ में आएगा, परेशान ना हो, जितना पढ़ा रहे उतना समझ में आ रहा है ना, बस खत्म। तो देखो एक स्टार बना के पॉइंट लिखो, ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन is an elementary रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है कि अब देखो, अब ये ए से बी 3 स्टेप में है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब ये स्टेप अपने आप में एज ए एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह काम करेगा। तो वही बात लिखी है कि ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ए से सी एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, सी से डी दूसरी एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, डी से बी तीसरी एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। ये तीनों एलिमेंट्री रिएक्शन किसके, ए से बी बनने के स्टेप हैं, ठीक है ना। तो हर एक स्टेप अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, बस इतनी सी बात कह रहे थे। तो देखो, तो इसी में ही लिख लो, ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन is not defined we can define molecularity of each step separately।
बात समझे इसके। अब देखो, अगर हमको बता दिया कि ए से बी, जरा प्लीज ध्यान से समझिएगा, झेलिएगा नहीं, ए से बी आपकी एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी बताओ। तो ए से बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की तो कभी मॉलिक्युलरिटी डिफाइन होती नहीं है, लेकिन हां अगर हमें हर एक स्टेप की मॉलिक्युलरिटी डिफाइन करनी हो तो बता सकते हैं कि स्टेप 1 की मॉलिक्युलरिटी 1 है, स्टेप 2 में दो सी से डी जा रहा तो स्टेप 2 की भी 1 है और स्टेप 3 की भी 1 है। मैकेनिज्म से हम लोग देख के बता सकते हैं, ठीक है ना। तो वी कैन डिफाइन मॉलिक्युलरिटी ऑफ ईच स्टेप, हर एक स्टेप की सेपरेटली डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं होती। कब? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। तो ये तो हो गया, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ऑर्डर of any complex reaction is rate determining step। वाह, overall order of any complex reaction is rate determining step। मतलब समझे ना, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का ऑर्डर होगा वही ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर होगा। प्लीज ध्यान से समझिएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। प्लीज समझो, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का ऑर्डर होगा वही ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर होगा। ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना, आगे आपको पता चलेगा कि ऑर्डर हम लोग कैसे, मैकेनिज्म देख के ऑर्डर कैसे बताएंगे। तो ओवरऑल अगर किसी रिएक्शन का आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पता है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का ही जो ऑर्डर होगा वही ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी ऑर्डर होगा। प्लीज ये दोनों पॉइंट बहुत ध्यान में रखिए। अच्छा, अब हमें ऑर्डर बताने हैं। ऑर्डर बताने में सबसे पहले हम लोग दो केस डिस्कस करेंगे। एक केस जिसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पता है तब ऑर्डर कैसे दिखाएंगे, और दूसरा केस जिसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं पता है उसका ऑर्डर कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 एकदम इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं कि हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कैसे बताते हैं। तो सबसे पहले केस 1, केस 1 में आपका व्हेन आरडीएस इज गिवन, व्हेन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज गिवन, जब आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पता है। इसमें भी आपके दो केस बनेंगे, ठीक है। इसमें पहला ए जो है आपका क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्व्स ओनली रिएक्टेंट। प्लीज ध्यान से सुनिए, पहला केस ये है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें सिर्फ रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो रिएक्शन के मेन रिएक्टेंट है वही इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है दूसरा होगा जब इंटरमीडिएट भी इन्वॉल्व होते हैं। कैसे इन्वॉल्व होते हैं आगे देखेंगे, पहला केस समझते हैं। रेट डिटरमाइनिंग ऑर्डर कैसे निकालेंगे, जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपको गिवन हो, ठीक है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। प्लीज ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा इजीली। जैसे आपको एक रिएक्शन है, ठीक है, अभी सब आपको गिवन होगा। जैसे एक रिएक्शन है 2A + 3B कंबाइनिंग एंड गिवन एज A2B3, ये आपकी मेन रिएक्शन है और इसकी मैकेनिज्म आपको गिवन होगी, ठीक है। जो मैकेनिज्म दी गई है प्लीज देख ले, मैकेनिज्म जो कि आपको गिवन है, ठीक है ना, मैकेनिज्म आपको गिवन होगी। मैकेनिज्म देख के ही ना ऑर्डर बताना है, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म दी गई है आपको 1 बाय 1। स्टेप 1 दिया गया है इसका मैकेनिज्म का। स्टेप 1 इज गिवन, ए और बी कंबाइन करके बना रहे हैं आपका ए बी, और ये स्टेप आपका सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, ये भी गिवन है। तो जब स्लोएस्ट स्टेप होता है वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। प्लीज ध्यान से सुनना। अब देखो, हर एक स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह काम करता है, तो इस स्टेप की मॉलिक्युलरिटी कितनी है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। हर एक स्टेप अभी बताया था एज ए एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह काम करता है, तो इस स्टेप की मॉलिक्युलरिटी कितनी है, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं 1 और 2, इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है। प्लीज ध्यान से समझिएगा। दूसरा स्टेप दिया गया है, क्या है दूसरा स्टेप आपको दिया गया है, ए बी प्लस बी गिविंग एस AB2, ये स्टेप फास्ट दिया गया है, ठीक है,
ये आपका स्लो नहीं है। स्लो, अब अगर स्लो दे दिया गया मतलब मान के चलो बाकी सारे फास्ट स्टेप हैं। अच्छा, ये भी अगेन एज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन काम करेगा, हर एक स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 एंड 2, इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 2। एंड थर्ड स्टेप आपका दिया गया है स्टेप 3, AB2 कंबाइनिंग विद A प्लस B गिविंग अस A2B3। ये आपका लास्ट स्टेप है, ठीक है। ये भी आपका फास्ट है। अगर स्लो दे दिया गया है तो मान लो बाकी सारे फास्ट होंगे। हाँ, इसकी मॉलिक्यूलरिटी अगेन ये भी सिंगल स्टेप की तरह काम करेगी। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 3, 1 2 3, ठीक है। तो ये होगा मैकेनिज्म के सारे स्टेप। जो स्लोएस्ट स्टेप था वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। अब देखो हमने क्या था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्व्स ओनली रिएक्टेंट। देखो तो यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका ये है। देखो इसमें ए और बी, रिएक्टेंट क्या है, ए और बी है। तो देखो इसमें खाली ए और बी ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ आपके रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये वो वाला केस है। तो आपको दिख भी गया ए और बी आपके क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। अब अगर इसका रेट लॉ, अब देखो नेट जो रिएक्शन हमारी क्या आएगी, नेट रिएक्शन हम लोग देखेंगे तो क्या आएगी, नेट रिएक्शन में ए बी से ए बी गया, ठीक है ना, और AB2 से ये AB2 गया, तो क्या आ गया AA 2A प्लस 1B 2B 3B 3B गिविंग अस A2B3। तो इस तरह आपकी नेट रिएक्शन आई। अब देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, तो देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन कहां से लिखेंगे, हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से ही लिखा जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग रेट लॉ लिखेंगे, रेट लॉ विल बी रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1 और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1, क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का ऑर्डर होगा वही ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर होगा। और ये एज एलिमेंट्री रिएक्शन है तो जो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगा वही उसका ऑर्डर होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का। तो देखो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया, 1 + 1 2 आ गया। यही मैं बताना चाह रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर किस तरह आप निकालते हैं, ठीक है ना, प्लीज समझिएगा। तो और रेट लॉ एक्सप्रेशन में कभी भी इंटरमीडिएट्स नहीं आते हैं, हमेशा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या कैटलिस्ट आता है, बेसिकली इंटरमीडिएट्स नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो जो भी इंटरमीडिएट्स थे तो देखो कैंसिल आउट हो गए अपने आप, ओके। ए बी, अब यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन कौन है, देखो ए बी आपका इंटरमीडिएट है, AB2 आपका इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट क्या क्या नहीं है, ए आपका इंटरमीडिएट नहीं, बी आपका इंटरमीडिएट नहीं, A2B3 आपका इंटरमीडिएट नहीं है। तो आई थिंक आपको एकदम चीज क्लियर समझ में आई होगी। ये रेट लॉ कहां से आया, ये आया है आपका आरडीएस से। कहां से आया है, फ्रॉम आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से। प्लीज समझिएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका फर्स्ट केस, जब आपका आरडीएस इन्वॉल्व्स ओनली रिएक्टेंट, जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ आपके रिएक्टेंट हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया हुआ, इसका ऑर्डर कैसे आया, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कैसे डिफाइन कर रहे हैं हर एक स्टेप की। अब बी पार्ट, इसका बी पार्ट आपका है क्या, जब आरडीएस में रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट दोनों हो। आरडीएस ये थोड़ा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरडीएस इन्वॉल्व्स रिएक्टेंट एंड इंटरमीडिएट्स। प्लीज समझिएगा, बस उसमें कुछ नहीं है, मैं इंटरमीडिएट्स हमारे रेट लॉ एक्सप्रेशन में आते नहीं है तो इंटरमीडिएट्स को हमें एलिमिनेट करना होता है, बस इतनी सी बात है। और कोई बहुत बड़ी कोई तूफानी बात नहीं है, तो लिख लो, ठीक है, फिर बाद में और समझते हैं। इफ आरडीएस इन्वॉल्व्स इंटरमीडिएट if RDS involves intermediate, then we have to express intermediate in terms of reactant
in terms of reactant or product from the given reaction। बस इतना सा काम करना होता है। तो देखो हमें क्या करते हैं, अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमारे इंटरमीडिएट आ रहे हैं तो इंटरमीडिएट को कुछ इस तरह से मतलब या तो रिएक्टेंट के टर्म में लिख सकते हैं या प्रोडक्ट के टर्म में। बस इंटरमीडिएट एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमारे रेट लॉ एक्सप्रेशन में या तो रिएक्टेंट आ सकते हैं या प्रोडक्ट आ सकते हैं। ठीक, प्रोडक्ट भी आ सकता है, रिएक्टेंट भी आ सकता है। ठीक है, जरूरत पड़ी तो कैटलिस्ट भी आ जाता है, लेकिन इंटरमीडिएट नहीं आता है। जैसे अब इसमें इसका पहले देखो एक एग्जांपल देखते हैं फिर समझते हैं। जैसे आपको एक रिएक्शन दी गई है, ठीक है, उसके स्टेप दिए गए, सॉरी, जैसे आपको एक रिएक्शन का स्टेप दिया गया, स्टेप 1 A प्लस बी कंबाइन, ये पहला स्टेप जो है रिवर्सिबल है। ठीक है, ये आपको गिवन होगा। ठीक है, ऐसे केस में जब भी आरडीएस इन्वॉल्व होगा, रिएक्शन आरडीएस में आपका जब भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होगा तो आपको एक रिवर्सिबल स्टेप जरूर गिवन होगा। ठीक है ना, तो फॉरवर्ड का जो रेट कांस्टेंट है K1 और बैकवर्ड का जो रेट कांस्टेंट है K2, और आपका क्या बन रहा है AB। और ये रिएक्शन कैसी है, ये आपको फास्ट दी गई है। क्या दी गई है, फास्ट गिवन है। अगेन इसकी हम लोग, ये फर्स्ट स्टेप है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी आप बता सकते हो देख के कितनी होगी, 2। दूसरा स्टेप इसका दिया गया है AB कंबाइनिंग विद B गिविंग अस AB2। ठीक है, ये आपका स्लो दिया गया। अगर ये स्लो है तो यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा, और इसका जो रेट कांस्टेंट दिया गया वो K3 दिया गया है। ठीक है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, इसमें भी 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। अब ये स्लो है तो यही हमारा आरडीएस होगा। क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप आपका दिया गया है AB2 प्लस A प्लस B गिविंग अस A2B3, जो कि आपका दिया गया है क्या, फास्ट स्टेप है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी देख के ही बता सकते हैं, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 3। ठीक है, अब नेट रिएक्शन अगर देखा जाए, यही स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 से अगर नेट रिएक्शन देखें हम लोग, तो नेट रिएक्शन आपकी क्या आएगी, तो नेट रिएक्शन देख लो, AB AB2 AB2, तो AA that will be 2A BBB 3B giving us A2B3। तो ये तो आपकी नेट रिएक्शन आ गई। ठीक है, अब इसका रेट देखो, अगर इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो प्लीज देखिएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या, आरडीएस से लिखते हैं, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा, प्लीज देखिएगा ध्यान से, दैट विल बी K3 AB के रिस्पेक्ट में पावर 1 एंड B। ठीक है, तो ये हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत यहां है, AB हमारा RI है, मींस रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और इसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको हमें लिखना पड़ेगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म्स में। बस इतनी सी बात है, ये करोगे, और इसके लिए आपको मदद करेगा कौन वाला स्टेप, जो आपका ये रिवर्सिबल स्टेप है, ये मदद करेगा। ठीक है, ये आपको गिवन होगा, इट विल बी गिवन। जब भी आपका ऐसा कुछ मैकेनिज्म होगा तो आपको एक रिवर्सिबल स्टेप आपको गिवन होगा, उसके हेल्प से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो देखो अब क्या करेंगे, अब यहीं पे समझने वाला खेल है, प्लीज आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि चीजें आगे क्लियर हो जाएं। तो देखो अब कैसे मदद करेगा, आपको भी पता है ये आपकी रिवर्सिबल स्टेप है, तो इसमें एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, और के इक्विलिब्रियम क्या होगा आपका, के इक्विलिब्रियम विल बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो स्टेप 1 में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज कंसंट्रेशन प्रोडक्ट दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ AB अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। भैया जी ये आपने पढ़ा होगा कहाँ, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, के इक्विलिब्रियम विल बी कैन बी रिटन एज K1 अपॉन K2, बेसिकली
फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फ्रॉम हेयर वी कैन राइट डाउन कंसर्न, हमें ए बी की चाहिए ना, क्योंकि ए और बी दोनों आपकी कंसंट्रेशन है, ए और बी दोनों आपके रिएक्टेंट है, ए बी आपका इंटरमीडिएट है, यही आपका इंटरमीडिएट है। तो अगर हम लिखें कंसंट्रेशन ऑफ ए बी दैट विल बी इक्वल टू K1 अपॉन K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। बस अब आ गई ए बी तो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, यही तो हमें एलिमिनेट करना है। बहुत ध्यान से समझो प्लीज यार, देखो एक मिनट आराम से समझो। रिएक्शन इंटरमीडिएट कोई तो हम लिख रहे हैं, अब ये किसकी हेल्प से लिखा है, ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन वाले हेल्प से लिखा है। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, तो हमने लिख दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट विल बी इक्वल टू rate constant of forward reaction that is K1 and rate constant of backward reaction that is K2. From here we can write down the concentration of AB that is intermediate will be equal to K1 by K2 into concentration of A into concentration of B. अब यही AB की वैल्यू उठा के हमें कहाँ पुट कर देनी है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में यहाँ पे। तो दैट विल बी रेट लॉ एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू K3 इंटू K1 अपॉन K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए, देखो ए बी की जगह क्या लिख देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी और बाकी कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ये क्या हो जाएगी हमारी रेट लॉ एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू रेट लॉ एक्सप्रेशन के। अब देखो K3 K1 K2 ये सारे आपके क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो इससे एक नया कांस्टेंट बन जाएगा रेट कांस्टेंट दैट इज K इफेक्टिव ओवरऑल। K इफेक्टिव विल बी इक्वल टू K3 K1 अपॉन K2। ठीक है, अभी देखो कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ये हो गया हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आपके इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व हो, हमने क्या किया, इंटरमीडिएट इन्वॉल्व रिमूव कर दिया। देखो अब रिएक्टेंट ही आ रहे हैं आपके रेट कांस्टेंट में, और ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर आपका ए के रिस्पेक्ट में 1 है और बी के रिस्पेक्ट में 2 है, दैट विल बी ऑर्डर विल बी 3। तो इस तरह से हम लोग दूसरा वाला मतलब जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपको पता हो और उसमें क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व हो रहे हो, प्लीज ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, बोर्ड में भी पूछा गया है, जेईई मेंस नीट में तो पूछा ही जाता है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है ना, क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो ये वाला ही, ये दोनों केसेस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसके बाद जो सेकंड केस है वो ना तो जेईई मेंस नीट के लिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपके इसी से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और जिसमें सेकंड वाला जिसमें आपका बेसिकली इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा किस तरह से पूछा जाएगा वो देख लो, एक मिनट, राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन है for the reaction 2O3 giving us 3O2, और उसके आपको क्या दिए गए हैं, आपको मैकेनिज्म के स्टेप दिए गए हैं। स्टेप जो दिए गए हैं, फर्स्ट स्टेप में O3 गिविंग अस, ये हमारा रिवर्सिबल स्टेप है। ठीक है, ये गिवन है O2 प्लस O, जो कि आपका फास्ट स्टेप है। एंड सेकेंड स्टेप में फर्दर ये आपका O2 प्लस O है। ठीक है, O2 नहीं, O2 प्लस O2 नहीं भैया जी, सेम कैसे हो जाएगा। ठीक है ना, O2 प्लस O एंड सेकेंड स्टेप में दिस O कंबाइनिंग विद O3 गिविंग अस 2O2। ये फास्ट स्टेप है, ये आपका स्लो स्टेप है, मतलब यही आपका आरडीएस होगा। ये तो आगे बात करेंगे। ठीक है ना, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज स्टेप 1
एंड दिस इज स्टेप 2। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर फॉर द रिएक्शन, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका रेट कांस्टेंट आपका K1 दिया है बैक फॉरवर्ड का, बैकवर्ड का K2 एंड सेकेंड स्टेप का जो रेट कांस्टेंट है दैट इज K3। तो ये हमें इतनी चीजें पता कर दी गई है, हमें इसमें क्या करना है, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट और रिएक्शन का ऑर्डर पता करना है। ठीक है ना। तो आपका स्टेप 1 क्या दिया गया है, स्टेप 1 आपका दिया गया था दैट इज स्टेप 1 O3 giving us what, O2 plus O, and step 2 is giving us O combining with O3 giving us 3O2 which is sorry 2O2, इसको 2 कर लीजिए प्लीज, हाँ, giving us 2O2 which is slow step, means this is rate determining स्टेप, क्योंकि ये जो स्टेप है ये आपका स्लो है। यही स्टेप हमें क्या देगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये तो हमको पता है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप क्या होगा, रेट लॉ विल बी, इसका रेट कांस्टेंट कितना था K3, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू K3 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट विल बी O एंड O3। बाकी बात तो सब सही है, लेकिन यहाँ पे O जो है ये O, वो हमारा क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, हमें O को एलिमिनेट करना होगा। O को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली स्टेप की हेल्प लेनी पड़ेगी, और ये फॉरवर्ड रिएक्शन का K1 है, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट K2 है। तो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट डाउन K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू K1 by K2 that will be equal to concentration of react product that is O2 into concentration of O upon concentration of O3। तो हमें क्या करना, O रिप्लेस करना है ना, O। तो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट concentration of O will be equal to K1 upon K2 concentration of O3 अपॉन concentration of, यहां से देखिए ना क्या हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन O3 अपॉन O2 ना, तो ये हमारा आ गया कंसंट्रेशन ऑफ O। अब इसकी हम लोग ये O कहाँ रख देंगे, O हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे हेयर। तो यहां से हमारा जो रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका K3 डॉट K1 अपॉन K2, प्लीज देखिएगा, ठीक है ना, K1 अपॉन K2 कंसंट्रेशन ऑफ O, O की जगह क्या हो जाएगा O3 अपॉन O2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O3। तो ये हो गया हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज K3 K1 upon K2 finally O3 that is O3 का स्क्वायर अपॉन O2। तो ये हो गया हमारा फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, जहां पे हमसे क्या पूछा गया, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट, तो दिस विल बी इफेक्टिव रेट कांस्टेंट और K इफेक्टिव विल बी इक्वल टू K1 K3 अपॉन K2। हो, और क्या पूछा गया हमसे, और हमसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, देखो चलो इसको अभी नहीं क्लियर हो रहा तो अभी देखो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू K इफेक्टिव, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ O3 की पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ OT की पावर -1। ये भी तो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन ही हो गया। ठीक है,
तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O3 2 आ गया और O2 आ गया -1, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा, ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा 2 - 1 दैट विल इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके एनसीईआरटी में भी एक दो क्वेश्चन दिया गया है, आपके जेई मेंस और नीट में भी काफी बार इसी तरह मैकेनिज्म देके आपको ऑर्डर या फिर रेट कांस्टेंट कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन, आप लोग करिएगा, सॉल्व करिएगा, बहुत इजी हो जाएगा। अब जो मेथड बताने जा रहे हैं जिसमें बेसिकली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपको पता नहीं है, तो वो ज्यादातर अगर आपको ऑर्डर वगैरह पूछा जाएगा तो केस 1 से ही पूछा जाता है, लेकिन हाँ सम टाइम एडवांस वगैरह में आप उससे भी पूछा जा सकता है। तो अब हम लोग वो वाला केस डिस्कस करेंगे बेसिकली जिसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमें पता नहीं होगा। तो लिखो केस 2। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई के सिलेबस, नीट के सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी पढ़ लो, बाई चांस आपसे पूछ दिया जाए तो क्या ही दिक्कत है, उल्टी थोड़ी आ जाएगी ज्यादा पढ़ने से, ठीक है। और ध्यान से समझना, आराम से, ओके। क्या है, व्हेन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन, ठीक है। तो ये आपका प्लीज पढ़िएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन फिर भी व्हेन आरडीएस इज नॉट गिवन, लिख लो फिर बात करते हैं। व्हेन आरडीएस इज not given, then such type of problem are solved using steady state approximation, steady state approximation। देखो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, बेसिकली हम ये मान लेते हैं कि कुछ टाइम के लिए जो रिएक्शन का रेट है वो कांस्टेंट हो गया है। अभी आगे बताते हैं, जैसे रुक जाओ प्लीज, समझने का कोशिश करिएगा। जैसे आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर देखें तो देखो स्टार्टिंग में जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, फिर एक टाइम क्या होता है उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है और जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होने पे आती है, ठीक है, उसका रिएक्शन फिर से घटने लगता है, ठीक है। तो दिस इज रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फिर रेट ऑफ कंजप्शन बढ़ रहा है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन घट रही है। और ये जो स्टेट लाइन आ रही है यही आपकी क्या है, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब क्या है कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटरमीडिएट इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट बराबर है, ठीक है ना। ये आ गई आपकी स्टेडी स्टेट। तो वही बात है, तो इसी के अप्रोक्सीमेशन, इसी को यूज करके हम लोग क्या बताते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन बताते हैं जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं गिवन, ठीक है। इसके बारे में और बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। लिखो इनिशियली फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, फॉर most of the reaction rate of production of intermediate will be high and at the end of reaction rate of consumption and नहीं होगा, rate of consumption will be high,
देखो अब ये बता रहे हैं कि स्टार्टिंग में रेट ऑफ प्रोडक्शन, जो इंटरमीडिएट का रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो हाई होगा, और लास्ट में जब आपका प्रोडक्ट बनने लगेगा रिएक्शन के लास्ट में रेट ऑफ कंजप्शन जो होगा इंटरमीडिएट का वो हाई होगा। ठीक है, लेकिन वही बट मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम टाइम रेट ऑफ कंजप्शन, रेट ऑफ, अरे यार कंजप्शन का स्पेलिंग देखो, रेट ऑफ कंजप्शन एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन of intermediate will be same, वही मैंने बताया था, ये वाला स्टेट आ जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम कि जो रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटरमीडिएट सेम रहेगा। एंड दिस इज नोन एज स्टीडी स्टेट। क्या बोलेंगे इसी को ही बोलते हैं हम लोग स्टीडी स्टेट। अब इसी की यही स्टीडी स्टेट को हेल्प से हम लोग क्या बताएंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो अगर हम लोग स्टीडी स्टेट की बात करें, सो एट स्टीडी स्टेट, तो स्टीडी स्टेट पे क्या होगा, रेट ऑफ कंजप्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड रेट ऑफ कंजप्शन इंटरमीडिएट का इक्वल होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा भाई, जीरो ही तो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कंजप्शन ऑफ प्रोडक्शन दोनों का रेट बराबर है। तो अल्टीमेटली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। बस इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग अपना रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इसी का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप वही ओजोन का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं, ओजोन से कैसे ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है, तो क्या थी रिएक्शन, 2O3 गिविंग अस 3O2। ठीक है ना, आपको क्या क्या गिवन होगा इस केस में भी मैकेनिज्म के स्टेप दिए होंगे। O3 गिविंग अस O2 प्लस O, ठीक है, O प्लस O2 गिविंग अस O3 and this O3 combining with O giving us O2, कितना 2। अब हर स्टेप का आपको रेट कांस्टेंट K1 K2 K3 ये गिवन है आपका। ठीक है ना, ये आपका गिवन पोर्शन है। ओके, अब आपको हमें क्या बताना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन बताना है। ठीक, अब देखो वन बाय वन देखिए जरा। अगर ये स्टेप 1 से अगर हम रेट निकालें तो R1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, K1 रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O3। स्टेप 2 से अगर रेट निकालें, स्टेप 2 का रेट निकालें, दैट इज R2, दैट विल बी K2 कंसंट्रेशन ऑफ O कंसंट्रेशन ऑफ O2। सिमिलरली ठीक है, रेट अगर हम स्टेप 3 का निकालें, दैट विल बी R3 K3 कंसंट्रेशन ऑफ O3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O। तो ये तो हो गया हमारे सबके रेट लॉ एक्सप्रेशन 1 बाय 1 हर एक स्टेप का। ठीक है, ओवरऑल रेट अगर निकालें हम, पूरा ओवरऑल रेट निकालें इस रिएक्शन का, दैट विल बी इक्वल टू R विल बी इक्वल टू -1/2, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन dt इक्वल टू 1/3, दैट इज प्रोडक्शन हो रहा तो प्लस लगेगा कंसंट्रेशन ऑफ DO2 अपॉन dt। तो ये तो हमने रिएक्शन देख के बता दिया कि रेट जो रेट है कुछ इस तरह। अच्छा, ये -2 बार क्यों लगा दिया, ये लगा तो है ऑलरेडी। ठीक है ना, तो इससे हमें ये सारी चीजें हमें पता चली इस जो गिवन है उस वाले पोर्शन को देख के। अगर हम लोग 1 बाय 1 सारी रिएक्शन से, ठीक है, हम लोग रेट ऑफ, जैसे हमारी रिएक्शन में क्या है,
O3 आपका कंज्यूम हो रहा है, O2 बन रहा है, और देखो इंटरमीडिएट O भी बन रहा है। तो अगर हम सारी रिएक्शन से रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ O3 निकालें तो दैट विल बी इक्वल टू, अगर पहले में क्या हो रहा है, पहले में कंज्यूम हो रहा है O3, तो क्या आ जाएगा R1 क्या हो जाएगा K1 O3। दूसरे में आपका O3 बन रहा है, ठीक है, तो -R2, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ध्यान से सुनना, कंजप्शन निकालना है। तो देखो ऐसे होगा, यहां पे कंज्यूम हो रहा है तो R1, यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है तो R1 -R2, और यहां पे भी कंज्यूम हो रहा है तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो R1 -R2 प्लस R3, तो क्या हो जाएगा R1 आपका K1 O3 माइनस R2 दैट विल बी K2 concentration of O concentration of O2 and plus R3 that is K3 O3 O। ठीक है, तो यहां से हमने क्या निकाल लिया है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ O3, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। प्लीज बहुत ध्यान से समझना। सिमिलरली हम लोग निकाल लेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्शन ऑफ O2, तो फर्स्ट में O2 बन रहा है तो R1 दैट विल बी K1 O3, रेट ऑफ प्रोडक्शन देख रहे हैं, है ना। अगेन सेकेंड में आपका कंज्यूम हो रहा है, जबकि हमें देखना है प्रोडक्शन, तो दैट -R2 क्या हो जाएगा -R2 दैट विल बी K2 कंसंट्रेशन ऑफ O कंसंट्रेशन ऑफ O2। एंड थर्ड स्टेप में O2 प्रोड्यूस हो रहा है तो दैट विल बी प्लस R3, तो प्लस K3 क्या हो जाएगा आपका K3 O3 O। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। एंड थर्ड वन दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या हो रहा बन रहा है, तो उसका प्रोडक्शन देख लेंगे, तो प्रोडक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट दैट विल बी इक्वल टू, अगेन अकॉर्डिंग टू रिएक्शन पहले वाले में क्या हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है, तो हो जाएगा आपका K1 O3 एंड सेकेंड वाले में आपका कंज्यूम हो रहा है तो दैट विल बी K2 O2 एंड थर्ड वाले में आपका थर्ड वाले में भी कंज्यूम हो रहा है तो अगेन माइनस K3 O3 O। इस हिसाब से हम लोग ये तीन इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है ना। अभी क्या है, ये हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना, बस देखो बहुत ध्यान से, ऐसा नहीं बहुत कठिन नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जो रिएक्शन इंटरमीडिएट हो जाएगा उसका चेंज क्या हो जाएगा, दैट विल कंसंट्रेशन ऑफ DO अपॉन DT दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये अगर 0 हो गया तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, थर्ड इक्वेशन विल बी K1 O3 माइनस K2 कंसंट्रेशन ऑफ O कंसंट्रेशन ऑफ O2 माइनस K3 कंसंट्रेशन ऑफ O3 कंसंट्रेशन ऑफ O दैट विल बी इक्वल टू 0। अब हमें इंटरमीडिएट में हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ O वो ना आए, तो उसी की हम लोग वैल्यू निकाल के इन द टर्म्स ऑफ O2 और O3 में निकालेंगे और पुट कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ O की वैल्यू तो क्या होगी, प्लीज निकालिएगा। बीच में वीडियो चला गया होगा, देखो देखो एकदम से कट गया क्योंकि पता ही नहीं चला क्या हुआ। ठीक है, इधर देखो क्या हुआ था, यहाँ पे हमने यहाँ से वैल्यू किसकी निकाल ली है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ O3 दैट इज 2K1 K3 O3 का स्क्वायर K1 O2 प्लस K3 O3। ठीक है, अब बेसिकली मेरा मकसद था किसको एलिमिनेट करना, इंटरमीडिएट को एलिमिनेट करना। यहां से इंटरमीडिएट को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब रेट हमारा क्या था,
रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज -1/2 DO3 अपॉन dt, ये पहली इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, इसकी DO3 अपॉन dt की हमने वैल्यू रख दी। तो यहां से जब वैल्यू रखी तो हमारा जो रेट आ गया K1 K3O3 का स्क्वायर अपॉन K1O2 प्लस K3O3। तो ये इस तरह से हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करते हैं जब आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं दिया हो। ये आपके जेई के सिलेबस, नीट के सिलेबस में नहीं है, बोर्ड में तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, समझ में कोशिश करना, बहुत आसान है, ऐसा नहीं, बस थोड़ा कैलकुलेशन है, लेंदी है, तो मे भी इधर उधर प्लस माइनस साइन गड़बड़ हो सकता है, तो आप प्लीज समझने का कोशिश करिएगा। नहीं भी आए तो एक दो बार और समझना, नहीं तो छोड़ देना अगर बार बार समझ में नहीं आ रहा तो, प्लीज। ओके, हाँ, हमने आपको बता दिया ताकि बाई चांस एडवांस वगैरह में बाई चांस अगर पूछ दे, ठीक है, कुछ ऐसा फंस जाए या इसके जरिए आपको कुछ पता चले, तो इसीलिए हमने ये बता दिया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, क्या है, आपको एक रिएक्शन दी गई है, 2A से बन रहा है आपका, ये रिवर्सिबल है, 2A से बन रहा है आपका 3B एंड 3B से आपका बन रहा है 4C। ठीक है, इसका K1 है रेट कांस्टेंट और B से A जाने में K2 है रेट कांस्टेंट, बहुत ध्यान से समझना प्लीज, और इसका रेट कांस्टेंट है K3। ठीक है, ऑल स्टेप्स आर एलिमेंट्री, मतलब ये भी एक सिंगल स्टेप है, A से B जाना और B से C जाना भी एक सिंगल स्टेप है। ठीक है, ऑल स्टेप आर एलिमेंट्री रिएक्शन, तो ये आपको गिवन है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है माइनस DA/dt, मतलब रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ A, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C dC अपॉन dt एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B dB अपॉन dt। ये तीन चीजें आपको बतानी है इस क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन, अगेन आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक चीज दिक्कत देखो, अब B बन भी रहा है, B खर्च भी हो रहा है। ठीक है, B से C जा रहा है, तो ये थोड़ा हमें देखना है कि कितना B बनेगा, कितना खर्च होगा, तो नेट में कितना बन रहा है। ठीक है, नेट रेट कितना है। तो देखो, इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले हर एक इक्वेशन को सेपरेट करके रख देंगे, कितनी रिएक्शंस हो रही हैं। तो सबसे पहले देखो आपका क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, 2A से 3B बन रहा है जिसका रेट कांस्टेंट K1 है। प्लीज, अब एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो इसका हम लोग रेट लॉ लिख सकते हैं। तो R1 मान लो, R1 क्या हो जाएगा, K1 A का स्क्वायर। प्लीज बहुत ध्यान से समझना। दूसरी रिएक्शन क्या हो रही, B से A बन रहा है, प्लीज देखिएगा। तो बेसिकली क्या बन रहा है, 3B से आपका क्या बन रहा है, 2A, इसका रेट कांस्टेंट कितना है, K2, तो इसका रेट कितना होगा, दैट विल R2, रेट लॉ एक्सप्रेशन दैट विल बी, अब सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो K2 कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, B की पावर 3। सबको अलग अलग लिखो। और क्या बन रहा है, B से C बन रहा है, तो क्या बन रहा है, 3B से 4C। लेट सपोज रेट है R3, दैट विल बी इक्वल टू K3 कंसंट्रेशन ऑफ B की, 3B से C बन रहा है ना, यहाँ 3B से A बन रहा था, अब यहाँ 3B से, तो कंसंट्रेशन की पावर, तो ये आ गया आपका R3। ठीक है, ओके, अब क्या बन रहा है, बस हो गया, इतना ही बन रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है DA/dt, DC/dt और DB/dt। तो अगर हम लोग ओवरऑल सबका 1/1 रेट देखें तो R3 को क्या लिख सकते हैं, जरा R3 को देखो। R3 को हम लोग लिख सकते हैं दैट R3 कैन बी रिटन एज 1/4, प्लीज देखिएगा ध्यान से, DC अपॉन dt लिख सकते हैं कि नहीं। ये कितना होगा, R3, ये किसके बराबर होगा, K3B की पावर 3। ठीक, तो यहां से अगर देखो DC तो खाली यही बन रहा है, तो कंजप्शन फॉर्मेशन ऑफ C हो ही रहा है, ये कहीं खर्च नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कहीं खर्च हो नहीं रहा है, नेट हमें उसमें जरूरत पड़ती जब वो सेम टाइम पे बन भी रहा हो, सेम टाइम पे खर्च भी हो रहा हो।
अब तो डीसी बाई डी टी की वैल्यू तुम्हारी यहां से आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डीसी बाई डी टी हमारा कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4k3 कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 3। तो डीसी बाई डी टी में तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। जरा बहुत ध्यान से देखना। सिमिलरली अगर हम देखें 1, 2 और 3 इक्वेशन से, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ए आपका कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे बी ए आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो फर्स्ट से अगर हम लोग फर्स्ट और सेकेंड दोनों से डी ए बाई डी टी निकालें, तो अगर देखो यहाँ से अगर डी ए बाई डी टी निकालें, जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा रेट, इसको लिख सकते हैं -1/2 डी ए बाई डी टी, दैट विल बी इक्वल टू K1A2, ठीक है। यहाँ से डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा, डी ए बाई डी टी हो जाएगा हमारा, प्लीज ध्यान से देखना, डी ए बाई डी टी हो जाएगा आपका 2K1 कंसंट्रेशन ए का स्क्वायर। सेकेंड वाली यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस डी ए बाई डी टी आ जाएगा, तो +1/2, ये तो इससे आया, ये आ जाएगा इससे, +1/2 डी ए बाई डी टी, ध्यान से देखिएगा, K2 बी की कंसंट्रेशन बी की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहां से ये माइनस डी ए बाई डी टी आया कंजप्शन, ये प्रोडक्शन आया डी ए, क्या हो गया ये, एक मिनट, हाँ ये प्रोडक्शन आया, क्या आ गया, डी ए बाई डी टी प्लस का, दैट विल बी इक्वल टू 2K2 कंसंट्रेशन बी की पावर 3। तो यहां से अगर हम लोग नेट माइनस डी ए बाई डी टी देखेंगे, मतलब कंजप्शन ऑफ ए, तो नेट अगर देखेंगे तो क्या आएगा, कितना कंज्यूम हो रहा है माइनस कितना फॉर्म हो रहा है। तो यहां से अगर निकालेंगे तो 2K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 2 माइनस 2K2 कंसंट्रेशन बी का पावर 3, तो ये आ जाएगा आपका माइनस डी ए बाई डी टी का वैल्यू। प्लीज बहुत ध्यान से देखना किस तरह से आया है, हमें नेट देखना है, क्योंकि हम एक रिएक्शन को, इससे तो मान लो ठीक है कंज्यूम हो रहा, बस इससे बन भी तो रहा है, तो नेट कितना बनेगा, तो इससे हमने माइनस डी ए बाई डी टी का वैल्यू निकाल लिया, इससे प्लस डी ए बाई डी टी, तो ये आ गया नेट कंजप्शन, सॉरी ये, ठीक है, ये कंज्यूम हो रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो कंजप्शन माइनस प्रोडक्शन निकालेंगे तो नेट कंजप्शन आ गया, तो ये आ गया माइनस डी ए बाई डी टी। अब लास्ट बचता है हमारा क्या, डी बी बाई डी टी, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ डी बी बाई डी टी। तो ध्यान से देखना, इस रिएक्शन से डी बी बाई डी टी प्रोड्यूस, बी प्रोड्यूस हो रहा है, इससे कंज्यूम हो रहा है और इससे भी कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो अगर सिमिलरली अगर देखा जाए तो प्लीज देखिएगा एक मिनट, सिमिलरली अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारा जो आएगा डी बी बाई डी टी, तो वो आप लोग खुद देखिएगा, तो नेट अगर डी बी बाई डी टी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक से प्रोड्यूस हो रहा है, दो से कंज्यूम हो रहा है, तो आ जाएगा आपका 3K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 माइनस 3K2 कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 3 माइनस 3K1 कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 3, प्लीज। तो यहां से हमारा ये नेट डीबी बाई डी टी आ गया, तो ये हो गया हमारा, और तो कुछ पूछा नहीं था, डीसी बाई डी टी आपका आ ही चुका है 4K3 बी की पावर 3, ठीक है, नेट डीबी बाई डी टी भी आ गया। आप ये खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करना, ये बेसिकली फर्स्ट वाली इक्वेशन से आया, ये सेकेंड और थर्ड से आया है। हुआ क्या, नेट पूछा गया था, ठीक है, मतलब कंजप्शन प्रोडक्शन ऑफ बी, तो पहले वाली देखो इधर प्लीज ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ से तो आपका प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे भी कंज्यूम हो रहा है, तो आप जिस तरह हमने देखो डी क्या हो जाएगा, ये 1/3 डीबी बाई डी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +1/3 डीबी बाई डी टी, ये भी हो जाएगा +1/3 डीबी बाई डी टी, ठीक है। तो आपको डीबी बाई डी टी यहाँ से भी, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से प्लस डीबी बाई डी टी, यहाँ से माइनस डीबी बाई डी टी, यहाँ से माइनस डीबी बाई डी टी, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, इसको सब्ट्रैक्ट करना, आपका आंसर आ जाएगा, प्लीज इतना करिएगा। तो ये हो गया आपका
तीनों पार्ट प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन देखिएगा हमने क्या पूछा है, क्या करवाया है। मे बी मेरी अगर कैलकुलेशन गलत हो तो आप करेक्ट कर लेना, प्रोसेस यही रहेगा, मेथड भी यही रहेगा। ओके क्लास, तो प्लीज 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 ध्यान से देखिएगा। और आज का लेक्चर भी हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेसिकली, ठीक है, जिसमें एनर्जी से रिलेटेड जो आप रेट एनर्जी पे टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती वो बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।